आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, जो कि क्लास 12th का पहला चैप्टर है। इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के कई पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने से पहले एक बार हड़प्पा सभ्यता के बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हड़प्पा सभ्यता के बैकग्राउंड के लिए हम ये मैप रखा है सामने। इस मैप के अंदर 4 सिविलाइजेशन दिख रही है, जो कि विश्व की प्राचीनतम सिविलाइजेशन है। जिसमें सबसे पहले हम नोट करें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मौजूद है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नील नदी के किनारे विकसित होती है। आज के इजिप्ट के अंदर ये मौजूद है। इसके ऊपर आप देखोगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के किनारे विकसित होती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे विकसित होती है। इंडस रिवर को ही सिंधु नदी भी कहा जाता है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इंडस वैली और सिंधु घाटी एक ही मतलब है इनके। लास्ट यहाँ देखेंगे तो आप चाइनीज सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी आपको। चाइनीज सिविलाइजेशन पीली नदी के किनारे विकसित होती है। ये विश्व की प्राचीनतम सिविलाइजेशन थी। इनको जानने के बाद हम एक बार देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या रहता है। किसी भी सभ्यता को पढ़ने के लिए उसका टाइम पीरियड, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड अराउंड 3300 BC। तो यानी कि इसकी स्टार्टिंग होती है 3300 BC के दौरान, पर अपने चरम पर ये पहुंचती है। हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर पहुंचती है 2600 BC और 1900 BC के बीच में। इस टाइम पर इसको, ये जो टाइम पीरियड चलता है, इसको मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड भी कहा जाता है। इस टाइम पर ये विकसित होती है, अपने चरम पर जाती है और फलती फूलती है। इसके बाद 1900 BC के बाद से ये इसका पतन शुरू हो जाता है। उसके बाद इस घाटी का 1400 BC तक जाते जाते पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की बात करें तो आपको याद रखना है 2600 BC से 1900 BC, जो आपकी एनसीईआरटी के मुताबिक है। हड़प्पन सभ्यता की अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात होगी तो इसके अंदर हमारे पास इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न साइड सारा आएगा। उसके अलावा पाकिस्तान का मेजर पोर्शन इसके अंदर शामिल है। ये हड़प्पा नाम की क्षेत्र है। यहाँ पर आपको मोहनजोदाड़ो नाम का क्षेत्र दिख जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट साइट हैं। इसके अलावा आपको जितना एरिया इस साइड दिख रहा है, ये सारा का सारा आज के पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये हिस्सा भारत के अंदर मौजूद है। इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो हड़प्पा हड़प्पा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद लोथल की बात करें और धोलावीरा की बात करें। लोथल और धोलावीरा दोनों के दोनों आज के भारतीय गुजरात के अंदर मौजूद है। यहाँ पर लोथल है, आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर धोलावीरा को मैंने मार्क कर दिया है। इसके बाद सुत का गेंदौर, ये आपको देखने को मिलेगा सबसे इस साइड, सबसे वेस्टर्न साइड पर सुत का गेंदौर आपको देखने को मिल जाएगा। बालाकोट की बात करें तो बालाकोट इसके ज़रा सा इस साइड बालाकोट आपको देखने को मिल जाएगा। कालीबंगन और बनावली, कालीबंगन आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, बनावली आपको देखने को मिलेगा आज के हरियाणा के क्षेत्र में। ये हमारे हड़प्पा सभ्यता की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी ज़रूरी थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने से पहले उसकी डिस्कवरी और उसके डिस्कवरी के बाद किन सोर्सेज से उसके बारे में पता लगाया जा सका, उसके विकास का पता लगाना, हड़प्पा सभ्यता के कई पहलुओं का पता हमें किन सोर्सेज से चलता है, उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। 1856 के अंदर रेलवे लाइन का काम होता है पंजाब के अंदर। पंजाब आज वाला पंजाब नहीं, उस टाइम के पंजाब, जो कि पाकिस्तान का भी हिस्सा जिसमें शामिल। ड्यूरिंग एक्सकेवेशन वर्कर फाउंड सम ओल्ड ब्रिक्स एंड रिमेन्स। एक्सकेवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान, उनको कुछ, जो वहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, उनको कुछ ईंटें वगैरह मिलती है, कुछ अवशेष मिलते हैं, पर वर्कर्स उसको समझ नहीं पाते कि उनका क्या महत्व है, क्या उनका ऐतिहासिक महत्व रहने वाला है। तो वो उस ईंटों का या उन चीज़ों का इस्तेमाल अपने काम के अंदर, अपने रेलवे वर्क के अंदर कर देते हैं। उसके बाद 1902 के अंदर जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल बनता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, उसी के टाइम पीरियड में 1921 में उसी के अंडर दयाराम साहनी नाम का भारतीय आदमी इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज फर्स्ट टाइम करता है। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा हड़प्पा जो शहर है उसकी खोज की जाती है। उसके अगले ही साल रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे इम्पोर्टेंट शहर है, उसकी खोज भी कर ली जाती है। ये 1921 का काम और 1922 का काम, जो कि दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया जाता है, ये सारा काम जॉन मार्शल के अंडर
किया जाता है। जॉन मार्शल को फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। ये एक लाइन है जो आपको याद रखनी थी। डिस्कवरी एंड सोर्सेज, सोर्स के अंदर हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी के स्रोत हमारे पास क्या है, क्योंकि उस टाइम पर कोई लिखित स्रोत तो होता नहीं था, या हमें कोई वहाँ से किताब, किसी भी तरह की कोई पुस्तक वगैरह तो प्राप्त हुई नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो हमारे पास सोर्स हैं वो सारे के सारे आर्कोलॉजिकल सोर्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास कोई भी लिटरली सोर्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इनके अंदर जो मेन सोर्स है उसके अंदर हमारे पास प्राप्त हैं हड़प्पा सभ्यता की ईंटें। हड़प्पा सभ्यता की ईंट का रेशियो 4:2:1 होता था। हमें हड़प्पा सभ्यता में बहुत बड़े लेवल पे ईंटें मिली है, छोटी ईंटें, पतली ईंटें मिली है। इसके अलावा हमें बोन्स मिली हैं। हमें यहाँ पर पालतू जानवरों की भी बोन्स मिलती है और हमें यहाँ पर जंगली जानवरों की भी बोन्स यहाँ पर प्राप्त होती है। ब्रिक्स, बोन्स और इसके बाद हमें बीट्स, मन के, बहुत ज़्यादा मन के हमें मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंदर। आपके चैप्टर का नाम ही हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो रखा गया है वो ईंटें, मन के तथा अस्थियाँ रखा गया है। और वही आपके ऊपर के 3 पॉइंट में आपको देखने को मिल जाएगा। मनकों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के सोशल या उसके समाज की संरचना के बारे में पता किया जा सकता था। इसके अलावा हमें मिलती है यहाँ पर सील। हड़प्पा सभ्यता में बहुत बड़े लेवल पर हमें सील्स मिलती हैं, आपको देखने को ऊपर मिल जाएगी। इन सील्स के द्वारा हमें हड़प्पा समाज का जो उनकी सोच थी, किस प्रकार के जीवन वो व्यतीत करते थे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लास्ट, सेकंड लास्ट हमारे पास एग्रीकल्चर एविडेंस है। हमें कई क्षेत्रों में खेती के अवशेष मिले हैं, जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। और लास्ट हमारे पास स्कल्पचर्स, हमें वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जिनमें मातर देवी की मूर्ति, पुरोहित राजा की मूर्ति आपने देखी होगी अपनी एनसीईआरटी के अंदर। ये मूर्ति हमें वहाँ से प्राप्त होती है, जो कि कुछ ना कुछ उसके सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित करती है। सबसिस्टेंस वेज इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसिस्टेंस वे का मतलब है जीवन निर्वाह, किस प्रकार से वो लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो हड़प्पन समाज के अंदर दो प्रकार से लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे, जिनमें फर्स्ट है एग्रीकल्चरल और सेकंड है इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री एंड हंटिंग। एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग पुरातन टाइम से ही चलता आ रहा है। जब से इंसान ने अपना आधुनिक रूप लेना शुरू करा है तब से ही एनिमल हस्बेंड्री और हंटिंग इंसान की महत्वपूर्ण चीज़ें रही है। फर्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली ग्रोज व्हीट, बार्ले, पल्सिस एंड मिलेट्स, वाइट ग्राम। ये सारी फसलें जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा उगाई जाती थी। यूज़ कैनल्स एंड वेल्स फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए कैनल्स का यूज़ और कुओं का यूज़ जरूरी किया जाता था। बुल फाउंड ऑन आईबीसी सील, वहाँ पर हमें आईबीसी की जो हमने सील्स देखी हैं उनके अंदर हमें बुल की फ़ोटो मिलती है। अब इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं, वी ऑलवेज एस्टिमेटेड दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल यूज बुल्स फॉर द प्लोइंग फील्ड्स, यानी कि खेतों को जोतने के काम में बुल्स को लिया जाता रहा होगा, तभी उनकी फ़ोटो को सिक्कों के जरिए या फिर सील्स के जरिए दर्शाया जाता रहा है। एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड फाउंड इन कालीबंगन, कालीबंगन आपको क्षेत्र दिखाया था मैंने, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आपको कालीबंगन क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। कालीबंगन के अंदर हमें जुते हुए खेतों के प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। पीपल यूज टूल्स मेड ऑफ वुड एंड स्टोन फॉर हार्वेस्टिंग, खेती के लिए लकड़ी के और स्टोन के जो भी हथियार थे उनका यूज़ किया जाता रहा था, जिनके हमें आज अवशेष मिलते हैं। हमें हल्के अवशेष भी मिलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड हंटिंग, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर पशुपालन और शिकार आदि संग्रहण वगैरह इसमें शामिल हो जाता है। बोन्स ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलोज एंड पिग फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमें कैटल, शीप, गोट इन सब के बोन्स वहाँ से प्राप्त होते हैं, जिसका मतलब क्या है कि वहाँ पर लोगों ने पशुपालन करना सीख लिया होगा, इनको अपना पालतू बनाकर इनका यूज़ किया जाता रहा होगा। इट शोज दैट पीपल यूज टू डोमेस्टिकेट दीज एनिमल्स। बोन्स ऑफ फिश, बर्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स हैव ऑल्सो फाउंड हेयर, यहाँ हमें कुछ जंगली जानवरों के भी, फिशिस के और बर्ड्स के भी बोन्स मिलते हैं, जिनसे कि हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि इनका मीट खाने के लिए यूज़ किया जाता होगा, इनके बोन से कुछ काम किया जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा जो बोन से चीज़ें बनाई जाती थी वो, प्लस इनको खाने के लिए, इनके मीट को अपने डाइजेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता रहा होगा। इसके बाद हमारे पास मेन पॉइंट हमारा आता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे इम्पोर्टेंट शहर मोहनजोदारो, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी विशेषताएं हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट सारा कुछ जो भी है वो मोहनजोदारो से हमें प्राप्त होता है। फीचर्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है, लोकेटेड इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर आज ये मौजूद है। एरिया इसका 125 हेक्टेयर, 125 हेक्टेयर के अराउंड फैला हुआ है। इट वॉज मेनली डिवाइडेड बाई 2 पार्ट्स, मोहनजोदारो 2 भागों के अंदर बटा हुआ है, जिसमें एक सिटाडेल और दूसरा लोअर सिटी। सिटाडेल को हम दुर्ग कहते हैं और लोअर सिटी को हम निचला शहर भी कह देते हैं। ठीक है, सिटाडेल और लोअर सिटी।
सिटाडेल की बात करें तो दुर्ग वाज फोर्ट स्मॉल इन साइज़, ये छोटे साइज़ का होता था पर ऊंचाई पर बनाया जाता था। इट वॉज बिल्ट एट हाइट, होता छोटा था पर बनाया जाता था ऊंचाई पर। फोर्ट वाज सराउंडेड बाई वॉल्स, दीवारों से पूरी ओर से इसको कवर कर दिया जाता था, जो कि इसको निचले शहर से अलग थलग करता था। निचले शहर में लोअर सिटी वाज लार्जर देन फोर्ट, जो लोअर सिटी थी वो फोर्ट से कुछ ज़्यादा बड़ी होती थी। इट वॉज मेड फॉर नॉर्मल पीपल, ये ज़्यादातर आम आदमियों के लिए बनाया जाता। नॉर्मल लोगों के रहने का स्थान लोअर सिटी निचला शहरी में प्राप्त होता है। मेन फीचर हेयर वाज इट्स ड्रेनेज सिस्टम, जल निकास प्रणाली। निचले शहर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जल निकास प्रणाली, ड्रेन सिस्टम, उसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो बात करें सिटाडेल की, सो इट वाज अ लार्ज वेयर हाउस इन विच ग्रेन्स वर केप्ट। बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए गए हैं जिनके अंदर ग्रेन्स को स्टोर कर कर रखा जाता था। इसका अनुमान ही लगाया गया है, इसका हमारे पास कोई रियलिटी या कोई भी हमें पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि इसको किस लिए बनाया जाता था। इतिहासकारों के बीच काफ़ी सारे मतभेद हैं, बट माना जाता है कि इसको ग्रेन्स को कैप्ट करने के लिए रखा जाता होगा। ह्यूज बाथ हाउसेज हमें प्राप्त होते हैं मोहनजोदारो के अंदर। सो रिमेन्स ऑफ लार्ज बाथ हाउस फाउंड इन द फोर्ट, साइज इनका रहता था 12 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर वाइड एंड 2.4 मीटर डीप। वॉल्स वर मेड अराउंड द बाथ हाउसेस, पूरे बाथ हाउसेस को वॉल से कवर कर दिया जाता था। इट वॉज बिलीव दैट द दे वर यूज फॉर द रिचुअल्स और फॉर द बाथिंग ऑन अ स्पेशल ओकेजन। ऐसा माना जाता है कि इनको किसी रिचुअल के लिए, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए निर्माण किया इनका जाता था, क्योंकि ये सामूहिक जगह है, ये एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पर सभी लोग मिलकर बात किया करते हैं। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई रिचुअल किया जाता हो या कोई स्पेशल ओकेजन पर ही किया जाता रहा होगा ये। स्टेयर वर ऑल्सो बिल्ट फ्रॉम द नदर्न टू द सदर्न साइड्स टू रीच द बॉटम ऑफ द रिजर्वर। हमें दोनों प्रकार की सीढ़ियाँ देखने को मिलती है, नॉर्थ से साउथ की ओर, जिससे कि रिजर्वर तक पहुँचा जा सकता था। ऑल ऑफ दीज रिजर्वर वर कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन, सारे रिजर्वर मेन ड्रेन से कनेक्टेड होते हैं ताकि जो भी वेस्ट वाटर होता था उसको ड्रेन आउट इजीली किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें निचला शहर यानी कि लोअर सिटी। लोअर सिटी के अंदर रोड सिस्टम की बात करें तो रोड्स ऑफ द मोहनजोदारो इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ग्रिड पैटर्न। सारी रोड्स मोहनजोदारो की एक दूसरे को राइट एंगल पर ऐसे इस प्रकार से काटा करती थी। रोड्स ऑफ मोहनजोदारो वर 4 to 10 मीटर्स वाइड, 4 से लेकर 10 मीटर तक वाइड चौड़ी रोड का अनुपात रहता था। ड्रेनेज सिस्टम, ऑल ड्रेन्स एंड लेन्स वर बिल्ट इन प्लान मैनर। सारे अवशेषों को देखकर ऐसा माना जाता है कि जो भी मोहनजोदारो शहर के अंदर हमें प्राप्त हुए अवशेष, जो भी ड्रेन्स मिलती है, जो भी लेन्स मिलती है, जो भी हमें शहरी संरचनाएं मिलती है, उन सबको किसी प्लान मैनर के थ्रू बनाया जाता रहा होगा। ड्रेन्स वर कवर विद स्टोन ब्रिक्स टू प्रिवेंट गार्बेज। ड्रेन्स के अंदर कोई ब्लॉकेज ना हो जाए, किसी प्रकार का कोई अवरोध ना आ जाए, उससे बचाने के लिए इनको स्टोन्स या फिर ब्रिक्स से कवर करके रखा जाता था। स्पेशल अरेंजमेंट वर मेड फॉर द रेन वाटर ड्रेनेज के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते थे। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक। हर एक घर के अंदर हमें उनके अलग अलग बाथरूम देखने को मिलते हैं जिनको ब्रिक से पेव्ड आउट किया जाता था, कवर करके रखा जाती थी सारी चीज़ें। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मोहनजोदारो की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर रूम्स वर बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड। एक कोर्टयार्ड, एक आंगन जिसके अराउंड सभी रूम्स को बनाया जाता था। देयर वाज अ ड्रेन आउटसाइड ऑफ ईच हाउसेस। ईच, हर घर के बाहर एक ड्रेन होती थी, एक नाली होती थी, जिससे कि घर का सारा वेस्ट वाटर उससे ड्रेन आउट किया जाता था। हर घर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एवरी हाउस हैड लार्ज कोर्टयार्ड। हर घर के अंदर बड़े बड़े आंगन निर्माण किए जाते थे। एवरी हैड अ बाथ मेड ऑफ कंक्रीट ब्रिक्स। हर घर के अंदर एक स्नानागार होता था जिसको कंक्रीट ब्रिक्स से बनाया जाता था। द वेल्स वर बिल्ट इन साइड द हाउसेस। हमें घरों के अंदर कुएं के अवशेष मिलते हैं, कुएं बहुत सारे प्राप्त हुए हमें इसमें। दिस कोर्टर यार्ड वॉज यूज फॉर कुकिंग एंड अदर वर्क। अब जो इतने बड़े बड़े आंगन बने थे इसके अंदर, उनका काम था कुकिंग से रिलेटेड वर्क के लिए, और बाकी जितने भी काम किए जाते थे वो सारे उन्हीं आंगन के अंदर किए जाते थे। द लोअर रूम्स हैड नो विंडोज। लोअर रूम्स के अंदर कोई विंडो, कोई डोर, कोई ओपनिंग हमें देखने को नहीं मिलती। द बाथ ड्रेन वर अटैच टू द ड्रेन्स आउटसाइड द स्ट्रीट। घर के अंदर की बाथ की जितनी भी ड्रेन थी सबको मेन ड्रेन से कनेक्ट किया जाता था, जो कि आगे जाकर नदी के अंदर या किसी भी नहर के अंदर जाकर ड्रेन आउट हो जाती थी। स्टेयर्स, हमें कई जगह स्टेयर्स के, सीढ़ियों के भी अवशेष मिलते हैं, जो कि इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इसके अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हो सकता है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा फ्लोर्स के मकान रहे होंगे। एक फ्लोर, दो फ्लोर के मकान यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं, बट वो टाइम के साथ सारा कुछ खत्म हो जाता है, तो इसलिए अबाउट 700 डिफरेंट वेल्थ रिसीव्ड इन द मोहनजोदारो अलोन। सिर्फ मोहनजोदारो के अंदर ही हमें 700 से ज़्यादा कुएँ देखने को मिलते हैं।
अकेले मोहनजोदारो शहर के अंदर हमें कितनी कुएँ देखने को मिलती हैं? 700। किसी भी सिविलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसकी सोसाइटी होती है, क्योंकि कोई भी सभ्यता अपने समाज से ही निर्मित होती है। तो हड़प्पा सभ्यता की सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। हेयर द फ्यूनरल डन बाय द ब्यूरिंग द पर्सन। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जब भी कोई मर जाता था, किसी की भी डेथ होती तो उसको दफनाया जाता था। यहाँ पर जलाने की प्रथा नहीं हमें देखने को मिलती। हम यहाँ पर दफनाने काफ़ी विशेष यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द फाउंड टोम्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर आदमी को दफनाया जाता था, परंतु हमें उन सभी के अंदर देखने को कुछ ना कुछ विभिन्नताएं देखने को मिल जाती है। अदर वेसल्स एंड ज्वेलरीज आर वर ऑल्सो ब्यूरिड अलॉन्ग विद द इंडिविजुअल्स। हमें देखने को मिलता है कि इंसान के साथ साथ उसके कुछ साजो सामान को, कुछ बर्तनों को, कुछ ज्वेलरीज को भी साथ में दफनाया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग पुनर्जन्म के अंदर विश्वास रखते थे। आपको यहाँ पर जो चित्र देखने को मिल रहा है, ये दिल्ली के नेशनल म्यूजियम के अंदर आज भी मौजूद है। आप इसको वहाँ जाकर विजिट करके देख सकते हो। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट था, इसलिए मृत आदमियों के साथ उनका वेसल्स, ज्वेलरीज, उनके बर्तन वगैरह सब चीज़ें दफनाई जाती थी। पंजाब के अंदर एक रोपड़ नाम का शहर है, जहाँ हमें अवशेष मिले हैं एक आदमी के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया है। आर्कोलॉजिकल साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है वो भी। कॉपर्स मिरर बीडेड एंड द ऑर्नामेंट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द टोम। तो हमें टोम के अंदर कॉपर मिरर देखने को मिलते हैं, हमें कुछ ऑर्नामेंट्स, हीरे जेवरात भी देखने को वहाँ पर मिलते हैं। हड़प्पन सभ्यता की जो सोसाइटी थी वो काम क्या करती थी, किस काम के अंदर वो लगे थे? तो क्राफ्टमैनशिप इंक्लूड ज्वेलरी, स्कल्पचर्स एंड टूल मेकिंग। ज़्यादातर हड़प्पा के लोग ज्वेलरी बनाया करते थे, स्कल्पचर बनाया करते थे और टूल्स वगैरह को बनाया करते थे। मेन क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर चुनहुदड़ो, लोथल और धोलावीरा आते हैं। धोलावीरा और लोथल ये दोनों गुजरात के अंदर मौजूद हैं, और चुनहुदड़ो भी आपको मैप पर देखने को मिल जाएगा, सो जिसको आप इजीली देख सकते हैं। मेकिंग बीड्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात कर ली। इनके अंदर बीड्स बनाई जाती थी। बीड्स को सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बीड्स का होता है। बीड्स, स्कल्पचर्स, इन सब का बहुत प्रोडक्शन हुआ होता है। सो द बीड्स वर मेड ऑफ कार्नेलियन, जैस्पर, राइनस्टोन एंड सेलर। इन सभी धातुओं से बीड्स को बनाया जाता था। कार्नेलियन, जैस्पर, राइनस्टोन, सेलर, इन धातुओं को बनाया जाता था, इन बीड्स को बनाया जाता था। कईयों को तो मिक्स कर कर, जिसमें एक से दो सब्सटेंस को मिक्स कर कर भी बीड्स को बनाया गया है वहाँ पर, जो कि सिलेंड्रिकल, सेगमेंटेड, सर्कुलर, हर शेप के अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। कई बीड्स को डेकोरेट किया जाता था पेंटिंग के द्वारा। उनके ऊपर कुछ ना कुछ पेंटिंग के द्वारा चित्र या फिर कुछ भी आकृति बनाकर उनको डेकोरेट भी किया जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पत्थर यहाँ पर देखने को मिलता है वो है सालखड़ी का पत्थर। सालखड़ी का पत्थर बहुत सॉफ्ट पत्थर होता है। सालखड़ी का पत्थर में राजस्थान के अंदर बहुत देखने को मिलता है। बहुत सॉफ्ट पत्थर है, जिसको कि ईजिली कार्व आउट किया जा सकता है, और इसके अंदर हमें बहुत सारे स्टोन या फिर बीड्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर। प्रोडक्शन सेंटर की आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार की जाती है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए कि प्रोडक्शन सेंटर हमें कैसे पता कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शहर प्रोडक्शन सेंटर के रूप में रहा होगा, क्योंकि हमें बीट्स तो हर जगह देखने को मिलते हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कोई जगह वहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती होगी। सो आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा बीट्स प्राप्त हों, सबसे ज़्यादा उनके अवशेष प्राप्त होते हैं, प्लस उनका जो वेस्ट मटेरियल है, उनका जो बचा कुछ अवशेष, जितना भी वेस्ट चीज़ होती है, जहाँ हमें वो भी मिलती है, वहीं पर हम मानते हैं कि वहाँ पर प्रोडक्शन सेंटर रहा होगा, जहाँ पर बड़े लेवल पर बनाई जाती हो ना चीज़ें। प्लेस वेयर टूल्स फाउंड, जहाँ पर हमें टूल्स मिले बनाने के लिए, जिन चीज़ों का इस्तेमाल किए जाते हैं। मशीनरी तो उस टाइम पर थी नहीं, टूल्स इस्तेमाल होते थे। तो जहाँ हमें ज़्यादा टूल्स मिलते हैं, टूल्स के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमें रॉ मटेरियल मिलता है, उसी जगह को हम मानते हैं कि वहाँ पर किसी ना किसी प्रकार का प्रोडक्शन वहाँ पर हुआ करता होगा। जैसे कि कोच है फ्रॉम नागेश्वर एंड बालाकोट, हमें कोच मिलता है नागेश्वर बालाकोट से। कानेल पत्थर हमें मिलता है लोथल से। सालखड़ी हमें राजस्थान और गुजरात से मिलती है, और कॉपर हमें राजस्थान से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास हड़प्पन स्क्रिप्ट, जिसको कि एक मिस्टीरियस स्क्रिप्ट कहा जाता है। बहुत ही बड़ी इसको रहस्यमयी लिपि कही जाती है। सो क्यों कही जाती है उसको वो देखते हैं एक बार। कि इंडस वैली स्क्रिप्ट वाज अ पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। सबसे पहले तो जो इंडस वैली की स्क्रिप्ट है, हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है, उसको एक पिक्टोरियल स्क्रिप्ट माना जाता है, यानी कि चित्रात्मक लिपि। इसके जितने भी अक्षर है वो किसी ना किसी चित्र को डिनोट करते हैं, इसलिए से एक पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है ये। इट हैड अराउंड 375 to 400 साइन। इसमें 375 से 400 हमें सिंबल देखने को मिलते हैं। अब जैसे हम नॉर्मल भाषा लिखते हैं, जिसको कि हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, बट इसको राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता था, इसको उल्टा लिखा जाता रहा था। दिस स्क्रिप्ट हैड नॉट बीन रीड टिल नाउ। इसको आज तक कोई भी समझ नहीं पाया, कोई पढ़ नहीं पाया, इसलिए ही इसे मिस्टीरियस या फिर रहस्यमय स्क्रिप्ट कहा जाता है। आज की डेट तक इसको कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। बहुत कोशिशें हुई है, बड़े बड़े इतिहासकारों ने, बड़े बड़े आर्कोलॉजिस्ट ने इसको पढ़ने की, इसको समझने की ट्राई करी है,
बट आज तक इसको पूरी तरह से कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। इसीलिए इसको मिस्टीरियस स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। नीचे आपको देखने को मिल जाएंगी बहुत सारी स्क्रिप्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जो कि कुछ ना कुछ उनके अक्षरों को डिनोट करती हैं। इनकी सील्स के अंदर हमें कुछ अक्षर, कुछ जानवर, कुछ चित्र भी सब कुछ देखने को यहाँ पर हमें मिल जाता है। हड़प्पन स्क्रिप्ट से इसके रिलीजियस बिलीफ के बारे में भी पता चलता है। स्क्रिप्ट, दफनाने का तरीका, बर्तन वगैरह जितने भी हमें सोर्सेज प्राप्त होते हैं उनसे हमें इसके रिलीजियस बिलीफ के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। क्योंकि हड़प्पा के अंदर हमें देखने को मिलेगी कोई भी हमें मंदिर का स्ट्रक्चर, किसी प्रकार का कोई भी टेम्पल स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है वहाँ पर। ना हमें मंदिर का कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है वहाँ पर। इट इज़ बिलीव दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप नेचर। माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नेचर की वर्शिपिंग करते होंगे। रिचुअल सीन्स फाउंड इन सम स्क्रिप्ट। हमें कुछ स्क्रिप्ट के अंदर, कुछ हमें चित्रों के अंदर, सील के अंदर कुछ रिचुअल सीन देखने को मिलते हैं। हमें कई स्टैचू मिलते हैं जिनको माना जाता है कि वो किसी देवी देवता के स्टैचू उनके रहे होंगे। जैसे कि हमें एक स्टैचू मिलता है देवी का, मातृ देवी उसे कहा जाता है, मदर गोडेस। उसका हमें एक स्टैचू देखने को मिलता है जिसको एक देवी की उपाधि दी जाती है। पशुपति नाथ की सील आपको देखने को मिलेगी, जो आपको यहाँ पर फोटो दिख रही है, ये पशुपति नाथ की सील की फ़ोटो है। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर शिवा को इंडिकेट किया जाता है, शिव जी को इंडिकेट किया जाता है। जो बीच में आपको पशुपति नाथ की सील दिख रही है, इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि ये इनके देवता रहे होंगे। पर इसके बाद बात करें इतिहासकारों में, इसको लेके भी काफ़ी मत है। क्योंकि यहाँ पर हमें कोई मंदिर का अवशेष या फिर कोई मंदिर के स्ट्रक्चर की हमें देखने को नहीं मिलता, कोई स्ट्रक्चर मंदिर का। तो यहाँ तक हमारा इसका सोसाइटी के अंदर रिलीजियस बिलीफ भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की दो मिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। पहली है उसकी स्क्रिप्ट, दूसरी है उसका फॉल। उसके फॉल के बारे में भी ठीक ठीक अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में भी हम एग्जैक्ट कुछ भी नहीं कह सकते। इट इज़ बिलीव दैट द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर। माना जाता है कि नेचुरल डिजास्टर से इसका खात्मा हुआ है। पहला कारण अर्थक्वेक दिया जाता है। दूसरा चेंजिंग वे ऑफ द इंडस रिवर। जो इंडस रिवर है उसका वे चेंज, क्योंकि नदियाँ पुराने ज़माने में अपना बहाव चेंज कर लिया करती थी। तो माना जाता है कि इंडस वैली जो इंडस रिवर है उसने अपना बहाव चेंज कर कर अपनी स्थिति चेंज कर ली होगी, जिससे कि वहाँ का जितना भी सोसाइटी जिसको प्रभाव पड़ा होगा। क्लाइमेट चेंज को भी एक रीज़न बताया जाता है और डिफॉरेस्टेशन को भी रीज़न बताया जाता है। लेकिन जो मेन डिबेट होती है वो होती है आर्यन इन्वेजन पर। माना जाता है कि आर्यन जो कि यूरोप से यहाँ पर माइग्रेट हुए थे इंडिया के अंदर, उनके इन्वेजन के कारण हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत होता है। इसके ऊपर हिस्टोरियंस के बीच में बहुत डिबेट है। इंडियन हिस्टोरियंस इसको पूरी तरह से नकार देते हैं, क्योंकि आर्यन इन्वेजन के पक्ष में भी बहुत सारे तर्क हैं और इसके विपक्ष में भी बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। इंडियन हिस्टोरियंस इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं कि आर्यन का जो आगमन था वो यूरोप से हुआ है। सो लास्ट हमारे पास एक और पॉइंट बचता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। ये आपको जो फोटो दिख रही है अलेक्जेंडर कनिंघम की फ़ोटो है। और अब बात करें कि अलेक्जेंडर कनिंघम थे कौन, तो अलेक्जेंडर कनिंघम वाज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट था अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था उस टाइम पर। तो उसके पहले डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अब कनिंघम को इल्यूजन क्या था, कनिंघम का भ्रम क्या था? सो कनिंघम फेल दैट द आईबीसी वाज नॉट अ बिग सिविलाइजेशन। कनिंघम का मानना था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये इतनी भी बड़ी सिविलाइजेशन नहीं है जिसको कि मेसोपोटामिया से या फिर इजिप्ट या चाइनीज सिविलाइजेशन से कंपेयर किया जा सके। ही फेल टू अंडरस्टैंड हड़प्पन सील। इसने हड़प्पा सील को, हड़प्पन लिपि को पढ़ने का ट्राई करा बट फेल हुआ। फेलिंग इन डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ हड़प्पा। इसने अपने अनुसार हड़प्पा के टाइम पीरियड का अनुमान लगाना चाहा, पर जो उसका एक्चुअल अनुमान है वो बहुत ही गलत निकलता है। इसको लगता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, वो मेनली 1500 से 2000 साल पहले का ही रहा होगा। पर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड उससे भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। ही लिंक द हड़प्पन रिलैक्स टू द वैदिक पीरियड। इसके अनुसार हड़प्पन सभ्यता जो थी वो वैदिक पीरियड के दौरान ही पनपी। वैदिक पीरियड जो कि हड़प्पा के बाद आएगा, पर हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो वैदिक पीरियड से भी बहुत ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। ही ओनली रिलाइड ऑन द रिटर्न एविडेंस ऑफ द दैट लेड टू हिज मिस्टेक। इसने काफ़ी मिस्टेक्स करी हैं। इसका अनुमान पूर्ण रूप से गलत गया था, क्योंकि देखा जाए तो ये थे तो यूरोपियन ही, और यूरोपियन थे तो इनकी जो मानसिकता थी, इनकी जो सोच थी वो इंडियंस या फिर इंडियन सिविलाइजेशन के प्रति इतनी ठीक नहीं हो सकती जितनी कि हम सोच सकते हैं। जितनी इंडियंस की रहती है उतनी इंडियन हिस्टोरियन की जो सोच रहती है वो यूरोपियन हिस्टोरियंस की या फिर जो भी कॉलोनियल हिस्टोरियंस थी उनकी सोच उस तरह से नहीं होगी। सिंपल सी बात है कि इन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को कमतर ही दिखाना होगा जिस प्रकार से इन्होंने अपने बयानबाजी उस टाइम पर करी थी। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर की समाप्ति होती है, यहाँ पर ख़त्म होता है। ये इस पीडीएफ के अंदर
जो भी आपको देखने को मिला है, जो भी आप ये पीडीएफ है, आप इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का। आप दोनों को जॉइन कर सकते हैं। दोनों को जॉइन कीजिए, आगे आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।